Welcome, my dear. Today is a special class, Sunday special. संडे स्पेशल। आज का मैं डेट भी लिख देता हूँ। 11 जनवरी 2026। जैसा कि टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और ये सम भी लिखा हुआ है, मतलब उसमें से कुछ ही एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन बोले तो डे टू डे डे लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, इसी को बोला जाता है एप्लीकेशन। हर बार की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ठीक ना। जैसा कि टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन बतलाया जाएगा, उसके बाद एंगल ऑफ इलिवेशन एंड डिप्रेशन, इस पे बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू का शॉर्ट ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ये एक फिगर जिसमें से देखोगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं बच्चों को डिटेल में पढ़ाता हूँ उस समय ये चीजें उनको मैं काफी आराम आराम से समझाता हूँ, सभी चीजों को। लेकिन अभी अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आते हैं उसे भी डिस्कस करना, ठीक है। इसमें दो तरह के फिगर, ठीक है। एक देखोगे इसमें इसका हाइट को कंसीडर किया गया है, ये जो बॉय है इसका ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर इसका हाइट को कंसीडर किया गया। लेकिन इस वाले में इस हाइट को कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जर्वर गिवन है तो अपना लोग उसको कंसीडर करेंगे। नहीं गिवन है मतलब वो हॉरिजेंटल से बनाएगा, ठीक ना। प्री नॉलेज आपको क्या पहले से आनी चाहिए, ठीक ना। अक्सर बच्चे यही सोचते हैं काश कोई होता जो मुझे एकदम बेसिक से समझा दिया होता। तो उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्लास डिजाइन करके पहले से रखा गया है। आपको क्या आनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब वन एंगल 90 डिग्री हो, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड हो 90 डिग्री के सामने, मेरे सामने वाले, ठीक ना, 90 डिग्री के सामने वाले। परपेंडिकुलर बोले तो वर्टिकल हाइट, जिस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे उसके जस्ट सामने वाले, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा, यानी एंगल के जस्ट। बेस बोले तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इस चैप्टर में, ठीक है। वर्टिकल हाइट बोल सकते हो, इसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस। इस चीज को समझते हैं एक बिल्कुल प्यारा सा फिगर की मदद से। ये रहा आपका एकदम बिल्कुल प्यारा सा फिगर। इसमें ये हाइपोटेनस का काम कहलाएगा, ये थीटा, और इस ये जो इससे सटा हुआ है इसको बोलेंगे बेस। बेस को ही इस चैप्टर में बोला जाता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको पता भी नहीं चलेगा कब बेसिक बेसिक से एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सामने देख रहे हो इसको हाइट बोलते हैं। हाइट बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। हाइट को बोले तो वर्टिकल हाइट भी क्वेश्चंस में आपको लिखा रहेगा, वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये तो प्री नॉलेज मतलब पहले से आपको ये आनी चाहिए। उसके बाद अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या होता है ये भी समझते हैं, ठीक ना। कहीं भी आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा बट कॉन्सेप्ट तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे ये रहा एक हॉरिजेंटल लाइन, इसी हॉरिजेंटल लाइन पे एक और ऐसा लाइन है जो कैसा है, पैरेलल है। इन दोनों को एक तीसरी लाइन है जो इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। तो अल्टरनेट थ्योरम कहता है ये वाले एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कैसा होगा, थीटा। दोनों कैसा होगा, थीटा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बिल्कुल 5 मिनट में बेसिक नॉलेज प्री नॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ ए रियल नंबर।
इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी आप देखोगे जगह जगह पे आपको 1/√2 दिखेगा। अगर इस तरह की चीजें देखती है तो इसको ऊपर और नीचे बोले तो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से 2 हो जाएगा। ठीक ना। सेम देखोगे अगर इस तरह से रहता है, क्या रहता है जी, √3 - 2, √3 - 2 या 2 - √3 इस तरह से रहता है, 2 + का √3। ठीक ना। इसको रेशनलाइज करना है अपने को तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बोलोगे सर जी 2 - √3। ठीक ना। तो ऊपर में लिखोगे 2 - 3, नीचे में लगाओगे बेबी फॉर्मूला। क्या होता है, दोनों एक बार सम करके लिखा हुआ है, एक बार माइनस करके लिखा। तो एक बार इस तरह से स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 - √3, 4 - 3 कितना 1, यानी 2 - √3 हो गया ये रेशनलाइज करने के बाद। तो इस तरह से आपको रेशनलाइजेशन आनी चाहिए। इसके बाद डेसिमल वैल्यू, अगर क्वेश्चन में डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। डेसिमल वैल्यू का कहने का क्या मतलब, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेसिमल में है, डेसिमल में है। ये क्या हो गया भाई, डेसिमल में, ओ लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेसिमल में है तो आप आंसर जो निकालोगे ना, आंसर भी आपका डेसिमल में रहना चाहिए। आंसर भी एग्जैक्टली डेसिमल में, एग्जैक्टली डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में। अगर क्वेश्चन में आपका √2 √3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर इन जनरल √3 करके लिखा हुआ है तो आपका आंसर में √3 ही रहेगा, वैल्यू पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना। क्वेश्चन में √3 या √2 वाली इंफॉर्मेशन, ये डाटा, ठीक है ना, डाटा। आंसर में, आंसर को सिम आंसर में आंसर को √3 या √2 में ही छोड़ दें, रहने दें। ठीक है ना। कुछ कॉमन डेसिमल वैल्यू जो आपको याद रखनी चाहिए, √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक ना। √3 का क्या वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73। ठीक ना। ये दोनों अगर याद रहा तो √5 का वैल्यू होगा 2.24। ठीक ना। इस तरह से 3 वैल्यू आप ध्यान में रखना। ठीक है। अगर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली दिया हुआ है तो आप आंसर में वैल्यू पुट करोगे और अन्यथा नहीं करोगे। ठीक है ना। अब इन चीजों को रिकॉल करो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। ये कैसा है, रेसिप्रोकल। तो ये आपको पहले से आता है, जस्ट मैं रिकॉल कर दिया। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक ना। कुछ वैल्यू है जो आपको पहले से याद होनी चाहिए, जैसे टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। और ये वैल्यू 30 45 60। ठीक है ना। 45 पे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होता है। ठीक है ना। रही बात ये दोनों देखना, जितना sin 30 में होता है उतना cos 60 में होता है। अभी अभी जस्ट पढ़े हो तो ये सब उतना भूलता ही नहीं है। अब बात आती है रियल टॉपिक, यहां से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड एंगल। ठीक ना। इसमें देखोगे पर्सन लुक्स अप
तो एंगल ऑफ इलिवेशन हो जाएगा, पर्सन लुक्स डाउन तो उसमें हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओ माय डियर, व्हाट डूइंग देयर? ओहो, देखो, ओ फर्जी राजकुमार, उधर जाओ, आकाश सर को लिंक भेज देंगे कि तुरंत क्लास देख। सर यू हैव राइटर, एक उनको बुलाइए ना जल्दी, वो जल्दी जाओ उधर क्लास ले रहे हैं। देखो इसमें देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें हैं, एक है इलिवेशन और दूसरा है डिप्रेशन, ठीक ना। जब किसी चीज को नीचे से देखोगे ऊपर की तरफ, ठीक ना, ऑब्जर्वर का पोजीशन नीचे रहेगा और किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऊपर रहेगा, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों को दोनों हॉरिजेंटल लाइन से ही मेजर किया जाएगा। वही है सेल्फ स्टडी वाला। ये दो चीजें ध्यान रहेगा। अगर जब भी लुक्स अप, ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ इलिवेशन, नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक ना। दोनों का दोनों एंगल हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से मेजर किया जाएगा, ठीक ना। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है। लाइन ऑफ साइट एक इमेजिनरी लाइन होता है जो आंख से, किया तूने क्या इशारा, ये आंख से जो यहाँ सामने ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन होता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। एक तरह का ये लाइन होता है, ठीक ना। अगर कोई चिड़िया नीचे में चूहा को देख रही है, अरे भाई, ये भी इमेजिनरी एक तरह का लाइन ज्वाइन होगा, उसको बोलते हैं कैसा? लाइन ऑफ साइट, ठीक ना। जैसे इस तरह से ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इन दोनों को किसी न किसी एंगल से देखेगा, कोई ना कोई एंगल से देखेगा। तो एंगल बनेगा कैसे? हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से बनेगा। कैसे बनेगा? हॉरिजेंटल लाइन से, इस तरह से कि इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक ना, कि ये हॉरिजेंटल लाइन से ही कैसा बनेगा? एंगल, जिसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्लास में जब पढ़ाते रहते हैं तो एक अक्सर एग्जाम्पल देते हैं इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक बगल में बिल्डिंग है, एक यहाँ पे दोनों का बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्लोर पे इस तरह से, यहाँ पे भी कोई फ्लोर पे इस तरह से, ये वाली फ्लोर विंडो साइड जिसको बोलते हैं बालकोनी, ठीक ना। यहाँ पे भी एकदम एक सीबीएसई टाइप का स्टूडेंट है, इधर भी एक एकदम सीबीएसई टाइप की स्टूडेंट है, ठीक। ऐसे कर दोनों एक दूसरे को देख रहा है, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, ठीक ना। तो किसी न सर किसी उसका एंगल बाल तो से, सही कर दीजिए। तो तुमको लग गया बाल है ना, ठीक है, किसी न किसी एंगल से दोनों देखेगा ही, ठीक ना। तो इस एंगल से देख रहा है, ठीक ना। जिस भी नजर से देखेगा, उस, अगर नीचे वाले जिस नजर से देख रहा है उसी नजर से ऊपर वाले भी देखेगा, हो सकता है देखे और हो सकता है नहीं भी देखे, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से बनेगा, ठीक ना। दोनों बात करने का पूरा कोशिश कर रहा है लेकिन बात कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। दोनों को लगा नहीं अब चलना चाहिए छत पे, तो ये भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ भी उठ के यहाँ से, और ये भी एकदम टक से लिफ्ट से ऊपर, उतना भी ऊपर नहीं। बना देते हैं फोटो, ये इस चैप्टर का आखिरी ही फोटो होगा।
अब दोनों एकदम आराम से एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखेगा। देखो, अब ये जिस नजर से सामने वाले को देखेगा, ठीक ना, जिस नजर से सामने वाले को देखेगा, ठीक उसी नजर से ऊपर वाले भी नीचे वाले को देखेगा। ठीक ना। ये अपने को कैसे पता चला? तभी तो दोनों ऊपर गया है जी, छत पे। अगर ऐसा नहीं रहता तो नहीं जा पाता, कंप्लेन कर देता नगर पालिका को। ये कितना है एंगल थीटा, और ये भी नीचे से जो ये देखा जा रहा है, यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ठीक ना। दोनों का एंगल हमेशा कैसा? सेम। जो नीचे से एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं। अरे भाई साहब, तो फिजिक्स हो गया जी। एंगल ऑफ इलिवेशन, ये वाली एंगल ऑफ इलिवेशन। और ऊपर से जो ऊपर से जो देखा जा रहा है, ऊपर से जो देखा जा रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। दोनों का दोनों हमेशा एंगल इक्वल होता है, तो यहां से ये चीजें याद रहेगा। एंगल ऑफ इलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसका यूज होता है। अब फोटो, फोटो सर, वो नहीं। एंगल ऑफ इलिवेशन यानी नीचे से जिस नजर से देखेगा, ऊपर से भी उसी नजर से देखेगा। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा होता नहीं। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक ना। इसी चीज को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं। ठीक ना। अपने पास नोट्स था तो वहां से क्या कर लिए, कॉपी पेस्ट कर लिए। तो इसमें वही बात बताया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से देखेंगे, ऑब्जर्वर नीचे रहेगा और देखने वाली चीज ऊपर रहेगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी हॉरिजेंटल लाइन से ही बनेगा। दोनों को लाइन ऑफ साइट इस तरह से ज्वाइन करता है। ठीक है। आपको यही समझना है, एंगल ऑफ इलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन कहाँ से बनता है? नीचे से। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है? ऊपर से। इतना चीज याद रहेगा जी। हाँ सर, याद नहीं रहेगा तो क्या ही रहेगा। लुकिंग अप हॉरिजन इलिवेशन, लुकिंग डाउन डिप्रेशन। ठीक ना। दोनों का दोनों हॉरिजेंटल लाइन से मेजर किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। ठीक ना। ठीक ना। कौन सा क्वेश्चंस? जैसे ये इस तरह से एक टावर है, इस तरह से क्या है? टावर। अरे भाई साहब, एक बच्चा को तो क्लास का बताया ही नहीं। हम्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है। ये एक तरह का टावर है। ठीक ना। पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे था, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर था, तो इसके साथ जो इस एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक ना। अगर कोई चीज आप नजदीक से देखोगे, ठीक ना, तो आपको मुंडी बहुत ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा। ठीक ना। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा वो, ऐसे करके। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, वैसे वैसे एंगल कैसा होगा? कमते जाएगा। वैसे वैसे एंगल कैसा होते जाएगा? कमते जाएगा। ठीक ना। तो ये रहा आपका ऑब्जर्वर। कैसा रहा? ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है वैसे वैसे एंगल कैसा होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। तो घर पे जो टीवी लगाता है देखना एकदम पापा लोग एकदम, घर का गार्जियन एकदम ऊपर ऊपर लगवा देगा एकदम, अलमीरा के ऊपर। ज्यादा देर तक तुम देख ही नहीं पाओगे। अगर ज्यादा देर तक टीवी देखना है, एकदम आई के पैरेलल में लगाओ ऐसे करके, तो हॉरिजॉन्टली टुकुर टुकुर देखते रहोगे, फिर फूट जाएगा ना तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो यहां से ये समझ में आया, एंगल ऑफ इलिवेशन इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में यूज होगा। इस तरह से यहाँ पे नजरे यहाँ पे रहना चाहिए सभी का। देखो, ओकरा बाद हम उपाय कैसे पॉलिथीन खुला लेखन लागल बा, न तो हम एकदम से अपन अथी कर दे हम। देखो बाप रे गिर हमने गिर यहाँ पे एक, कहाँ चला और गया, पूरा हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है कुछ इस तरह से, ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली इस तरह का लाइन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अगर ये एंगल 60 है ना, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा, 30। अभी से पता कर लो, जो नजदीक वाली एंगल ज्यादा होता है, दूर वाली एंगल कैसा होता है, कम होता है। ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू कमता जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर, एक होती है सन्स एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल। sun's altitude, angle of elevation of the sun from the earth is called sun's altitude। ठीक ना, देखोगे सूरज कितना एंगल पे आपको दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होता है, ठीक ना। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। अगर ऑब्जेक्ट का लंबाई को अगर शैडो की लंबाई से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये एक तरह का आएगा टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक ना। तो इसमें जो थीटा है ना, इसी को बोलते हैं इलिवेशन, सन्स एलिवेशन। क्या बोलते हैं, सन्स एलिवेशन, सन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। इस पे ना जाने कितनी बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, क्या होता है, सन्स एल्टीट्यूड। हाइट ऑफ द सन्स नहीं, सन्स एल्टीट्यूड इसका परफेक्ट आंसर। एट नून यानी आफ्टरनून टाइम में सन्स एल्टीट्यूड कैसा होता है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आपको ऊपर गर्दन करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी भी 180 90 डिग्री से ज्यादा नहीं घुमा पाओगे गर्दन। उससे ज्यादा घुमा दोगे तो मालूम चलेगा तुम खुद घूम गए। यूं सोच के चले, क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहां से कंटिन्यू क्लास कीजिए। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चंस करेंगे, आज का पहला क्वेश्चंस करेंगे। कहाँ चला गया क्वेश्चंस, देख लेते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन ही कर, ये पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू का देखो। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द इट्स हाइट।
देन द सन्स एल्टीट्यूड कितना होगा। ऐसा कोई समय है जिसमें शैडो, लेंथ ऑफ शैडो यानी टेन थीटा, दोनों का दोनों कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये भी एक्स तो ये भी एक्स, कितने के लिए, 45 डिग्री के लिए। जब 45 डिग्री पे रहेगा उसी समय लेंथ ऑफ शैडो और उसका टावर, हाइट ऑफ टावर के कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पे, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इसी को क्या बोलते हैं, सन्स एलिवेशन। सन्स एलिवेशन बोले तो टेन थीटा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मान लो एक्स है, कितना एक्स, तो √3 इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना हो गया 1/√3। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो इस तरह से ना जाने कितने क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में देखेंगे, वो भी भरा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चंस करा देते हैं। देखो, ये मैं हम हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो इस क्वेश्चंस को मैं प्राथमिकता देता हूँ, प्राथमिकता इन द सेंस सबसे ज्यादा वैल्यू। हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ द शैडो, ये जो इज जो वर्ब लगा है ना, ये इसका सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सन्स एल्टीट्यूड कितना दिया, 60 डिग्री, यानी 1060 इक्वल टू हाइट, लेंथ यानी 20 मीटर, और इसका शैडो 10 यानी √3, 20/शैडो, परछाई ना। शैडो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/√3। आंसर मिल गया, वाओ, किधर, सामने, 20/√3। क्वेश्चन में देखो कहीं भी √3 का वैल्यू नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अपना मन से कुछ भी नहीं पुट करना है, सिर्फ एंगल को रिलीवेंट चीजें पुट करना है। मालूम चला बना भी नहीं रहा है, ऊपर से मेरे का नाम फंसा देगा, बोलेगा सर आप ही तो बोले थे। ये देखो तो, ये पहले क्वेश्चन आता था क्लास 8 में भी, ये मैं क्वेश्चन बनवाया हूँ क्लास 8 में, रेशियो वाले चैप्टर में, रेशियो क्लास 8 वाले क्वेश्चन। इस साल जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सेम क्वेश्चन बनवाया हूँ। ए वर्टिकल पोल, देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक ना। एक तो तरीका है अपना टेन थीटा वाला, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से 10 मीटर, शैडो कितना है जी, 5, यानी 1/2, कितना, 1/2, टेन थीटा। अब इसी केस में टेन थीटा, ठीक ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट और इसका टावर का कितना है, 12.5। तो यहाँ से दे दोगे वैल्यू कितना, टेन थीटा का वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट कर दो ना, क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम ही है, 2 × 12.5, कितना हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा 25 मीटर। जनरल ऑब्जर्वेशन से भी आप सोच सकते हो, देखो जितना हाइट ऑफ शैडो है ना, इससे डबल इसका क्या है, पोल का 2 टाइम्स है, ठीक ना। तो ये जो हाइट ऑफ सॉरी, ये जो शैडो है ना, इससे 2 टाइम्स ये भी हो जाएगा, 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। है ना मजेदार क्वेश्चन, दोनों तरीका से आप बना सकते हो, ठीक है।
तो मान के चलते हैं ये एलिवेशन टाइप का क्वेश्चन सब पूरा ले जाओगे, ठीक ना। तो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा यहाँ है। रोहित शर्मा, अनुष्का शर्मा। हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। आप अक्सर टीचर से भी सोच सुनोगे और बच्चों से भी सुनोगे और फ्रेंड सर्कल से भी सुनोगे। नहीं सर, फ्रेंड सर्कल से तो बहुत सारी चीज सुनते हैं। हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाया जाए, ठीक ना। कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको मैं बताता हूँ, कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, ठीक ना। जो पहला है उसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन। रिफरेंस लाइन ये क्या होता है। आप एंगल ऑफ इलिवेशन बनाओ या डिप्रेशन बनाओ, हमेशा का हमेशा कैसे बनाओगे, वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन से ही बनाना है, ठीक ना। हमेशा एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक ना। हाइट ऑफ बिल्डिंग, इधर देखो। इन जनरल हाइट ऑफ बिल्डिंग को देखोगे, ये मैं जब नोट्स लिखाया हूं ना अपने स्कूल में, ठीक ना। टोटल 260 फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना, जो हमने स्कूल में लिखा है। नहीं नहीं, 260 में से 220 ही लिखवाया है, ठीक ना। बाकी का 40 नहीं लिखवाया। पता नहीं कब लिखाएंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक ना, ये कम होता है हाइट ऑफ टावर्स। जब भी टावर और बिल्डिंग का बात किया जाएगा तो टावर ज्यादा होगा और हाइट कम होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग कम होगा, ठीक है। ये मैं ऐसा इसीलिए बताता हूँ, सर्कल से प्री बोर्ड है भाई, मेरा थोड़ी स्कूल है। जिसका स्कूल है उससे पूछ, मेरे से पूछ, मेरे से पूछ रहा है कॉल प्री बोर्ड है कि नहीं है, मेरा स्कूल तो। एक भी फॉर्मूला नहीं आपके पास, चलिए फॉर्मूला लिख के आपको दे देंगे स्पेशल, ठीक है। ये है बिल्डिंग और ये है टावर, ठीक ना। तो आपको पता रहना चाहिए जब भी फिगर बनाओगे तो टावर को ज्यादा हाइट पे और बिल्डिंग को कम हाइट पे। ये कैसा है, बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। और ये है टावर, ठीक है ना। इन दोनों को कनेक्ट करने वाले, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जब भी आपको कोई भी एंगल बनाना हो तो तुरंत चुपके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाय डिफॉल्ट बना लेना है, बाय डिफॉल्ट, बिना कुछ सोचे समझे। एंगल ऑफ इलिवेशन या डिप्रेशन बना रहे हो तो एंगल हमेशा इस तरह से बना लेना, ठीक ना। तो यहां से ध्यान में रहेगा ना जी। लुकिंग अप हॉरिजेंट, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ इलिवेशन, नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम करेगा, ठीक ना। इसमें जितना भी ऑब्जेक्ट होगा ना, सब कुछ, आप बिल्डिंग बनाओ, टावर बनाओ, भी मार्ट बनाओ, भी मार्ट नहीं, भी मार्ट थोड़ा कंट्रोवर्सियल है। जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओ सब कुछ सब आप एकदम वर्टिकल लाइन से ही बनाओगे। वर्टिकल लाइन इन द सेंस इस तरह से। ऐसा नहीं कोई बिल्डिंग बना सर ऐसा टेढ़ा करके बना दे, क्या हुआ सर भूकंप आया था, ऐसा नहीं। कुछ भी बनाओ हमेशा, बिल्डिंग मीनार कुछ भी बनाओ हमेशा आपको इस तरह से एक लाइन से डिनोट करना, ठीक ना। समझ में आ गया। ऑल ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, टावर, ये सब बिल्डिंग, माउंटेन, ये सब को सब एक स्ट्रेट लाइन से ही फिगर बनाना है। स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए विशेष सूचना है, क्या सूचना है, कि टावर, ट्री, बिल्डिंग ये सब बनाओ एकदम लाइन खींच के बना देना। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे कर दिया, पेड़ है सर, ऐसा नहीं। ये क्या है, सब का सब है, ये टावर है, ट्री है, सब चीज है ये।
थिकनेस नहीं, एक लाइन से ही बना दोगे ना तो हो जाएगा थिकनेस। और जैसा कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर हाइट ऑफ ऑब्जर्वर क्वेश्चंस में गिवन है तब तो आप कंसीडर करोगे, नहीं तो उसको क्या ले लोगे, जीरो। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट गिवन, देन इग्नोर, उसको इग्नोर कर देंगे। ऐसे केस में जो ऑब्जर्वर का आंख रहेगा ना, वो कहाँ पे बनाओगे पता है, ग्राउंड पे। कहाँ पे बनाओगे, ग्राउंड पे। जब हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय हमने दो फिगर दिखाया था टीजर के तौर पे। ये पहला फिगर देखो, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर गिवन है तो इसके आंख से बनाया गया है, लेकिन इसको एकदम ग्राउंड से बना दिया गया। ये सिर्फ देखने के लिए बहुआ है, लेकिन इसका आंख यहाँ पे एकदम ग्राउंड से उसका ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया गया है। अगर सब इतना सब चीज सही सलामत चल जाए तो वो नजर वाली, ठीक ना, जिस नजर से आप देख रहे हो उसी नजर से एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। बस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से, ठीक ना। जैसे जैसे, ऐसे कैसे, ये हो गया एक टावर, ठीक। टावर हो, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, ठीक ना। यहाँ पे है ऑब्जर्वर, यहाँ पे है ऑब्जर्वर, यहाँ पे है एक इस तरह से चिड़िया। भाई साहब इसको थोड़ा आगे लाना होगा इस तरह से। ये एंगल बना रहा है ना, जब भी एंगल बनाने का बात आएगा, जब भी कोई एंगल बनाने का बात आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, एंगल ऑफ इलिवेशन लिखा होगा, उसी के साथ साथ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खुद से बना लो बाय डिफॉल्ट, ऐसे करके बाय डिफॉल्ट आप इस तरह से एक लाइन बना लो, ठीक ना। हमेशा हॉरिजॉन्टल, अगर ये कैसा हो गया, एंगल ऑफ इलिवेशन, ऊपर में जो एंगल बनेगा वो ये वाली एंगल होती है, इस तरफ से हर बार बच्चे गलती करते हैं, ये थीटा, ठीक है। दोनों अल्टरनेट एंगल से ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल। तो यहां तक हम और आप रूल समझ गए हैं। रिक्वायर्ड साइड, अपने को जो साइड चाहिए वो, उसके बाद गिवन साइड, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग बोले तो धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी हो, ठीक ना, टाइट वाली क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें यूज करते हैं साइन थीटा, क्या यूज करते हैं, साइन थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना होगा तो साइन थीटा इसमें यूज करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ये हाइपोटेनस वाली साइड होती है, काइट। बट अदर स्पेस पे, ठीक ना, टेन थीटा यूज करते हैं, अदर जगह पे आपको टेन थीटा यूज करना पड़ेगा। अदर, अदर क्वेश्चन में टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरह से ये कंप्लीट नोट्स हो गया, ठीक है। जो एसर्शन एंड रीजन बेस्ड इस पे क्वेश्चन आता है, एसर्शन एंड रीजन, एसर्शन एंड रीजन, आप पीवाईक्यू में देखोगे तो इस चैप्टर से एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चंस दिखेगा, तो उसको करने के लिए मैं फिर से कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ इलिवेशन बढ़ेगा घटेगा वो किस तरह से, तो ये चार पॉइंट हमने लिख दिया है इसी पॉइंट पे, ठीक ना।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो उसका वैल्यू कम जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स लोअर, नीचे की तरफ आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना, आपको एक फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा, फिगर नहीं बनाओगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। ठीक है, बिना फिगर का क्वेश्चंस नहीं बनते। ओके। सेम एग्जैक्ट मैं पीवाई की क्वेश्चंस करा देता हूँ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, कहाँ गया जी 2023, असर्शन एंड रीजन। पता नहीं, अभी अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, बट पीवाई की क्वेश्चन जब भेजेंगे तो उसमें मिल जाएगा। पूरी तरह से हमने जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक ना। अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ये क्वेश्चंस बनाइए तो सभी लोग। आंसर कितना आया? मैं इंतजार ही कर रहा हूँ आपके आंसर का। कोई कोई सोच रहा है कोई तो आंसर दे ही देगा, थोड़ा मस्त हाथ गर्म करके रखते हैं। लो भाई आंसर भी आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ द शैडो इज √3 टाइम्स, मतलब शैडो कैसा है, ज्यादा है। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मान लो एक्स है, तो इसका शैडो कितना हो जाएगा जी, √3x। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये आ जाएगा 1/√3। tan थीटा 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री ना। लेट मी चेक। ओहो, तो आपने भी गलत आंसर दे दिया। ये 30 डिग्री होगा। देखो दूसरे शब्द में देखो कैसे देखो 90 डिग्री तो वैसे भी नहीं हो पाएगा कभी, किसी इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि सन को एकदम 90 डिग्री पे देखे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक ना। लेंथ ऑफ द शैडो √3 टाइम्स, मतलब लेंथ ऑफ शैडो क्या है, ज्यादा है। शैडो का लेंथ, शैडो का लेंथ ज्यादा है हाइट से, यही ना। तो ये 45 तो नहीं होगा, 45 के केस में दोनों इक्वल होता है, ठीक ना। अगर ये कब बनता है, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में ही इस तरह का बनता है। तो 60 डिग्री नहीं, कैसा होगा, 30 डिग्री। जब एंगल कम रहेगा तो उसी केस में शैडो ज्यादा बनता है। आईना झूठे हैं सच्ची तस्वीरें हैं। बच्चा में सब शैडो से बहुत डरता था ना जी।
जैसे जैसे बड़े हुए, अंधकार से ही दोस्ती होने लगा। हेलो। जी बिल्कुल है, प्री बोर्ड है, कल से प्री बोर्ड है, पूरी तैयारी हो गई है, आपका ही आने का प्रतीक्षा कर रहा है स्कूल। हम नहीं बता पाएंगे ना, ये सब काम स्कूल वाले का है, नहीं तो आप फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट रखो। तो आप इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम अभी क्लास में हैं। हम्म, आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं आना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देख लो, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। दे सकते हो बिल्कुल, सब चीज हो। आंसर आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये हो गया आपका टावर। एक हो गया पॉइंट यहां से, ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री ना, 45 डिग्री। ये है 30 मीटर। तो हाइट कितना होगा? 30 मीटर। गुड आंसर। ठीक ना। जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, सुनो इधर, अब जो बताने वाला हूं, बाकी सर मेरा मैसेज आपको दिखता है? दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। जो जरूरी चीज रहता है उसका रिप्लाई देते हैं। देखो, अपने में एक्सपीरियंस है, ठीक ना, अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, ठीक ना, ऑल पॉसिबल डायग्राम, ऑल पॉसिबल डायग्राम मैं आपको बना के बता रहा हूं, इन्हीं में से कोई एक डायग्राम आपको दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक ना। ऑल पॉसिबल डायग्राम, जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ कितना है इसका? ठीक है। देखो, जब ये एंगल 45 होगा, ठीक ना, तो वैसे केस में इसका जो लेंथ होगा एक, तो ये भी कितना हो जाएगा? एक। एक एक कहने का मतलब ये दोनों लेंथ आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक ना। इन दोनों को अभी थोड़ा देर के लिए कर देते हैं इग्नोर, जैसे किसी किसी बच्चा को मैसेज भी कर देते हैं इग्नोर। ठीक, यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, इसका कहने का क्या मतलब, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 45 डिग्री है ना, तो ये भी वन, तो ये कितना? वन। वन वन एक तरह का रेशियो को शो करता है। अगर ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर। ठीक ना। ठीक ना। मान लो ये पतंग उड़ाते रहता तो इसका लेंथ कितना हो जाता? वैसा कुछ है नहीं। ये हमने सर्कल में लिखा है, सर्कल में लिखने इन द सेंस ये कैसा है? रेशियो है, रेशियो इन द सेंस बोथ आर इक्वल। ओ हेलो, 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 हाय। समझ में आया? जल्दी से बोलो हाँ। इन दोनों को अगर स्क्वायर कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? टू, यानी √2। ठीक ना।
नहीं आया। अब भी मैं समझाता है, अब भी समझा के मैं देता है। समझ के भी ना समझ न सका, अभी समझाता है। 45 किधर चला गया जी? क्वेश्चन क्वेश्चन से समझाते हैं ना। की बातों में कीजिए। ये देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू इट्स शैडो, कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये भी कितना है 1, तो ये वाली एंगल कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अगर इसमें दिया रहता है शैडो का लेंथ 30 मीटर, तो वो वाली भी 30 मीटर, दोनों का दोनों 30 मीटर हो जाता, ठीक ना। यानी 45, जितना हाइट रहेगा उतना ही। इफ द सन्स, ये देखो, इफ द सन्स इलिवेशन इज 45 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शैडो is 100/√3 मीटर, then height of height of ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? तो ऐसे केस में सबसे पहले इस तरह से फिगर बनाएंगे। देखो इधर सामने सामने एकदम नजरे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे दिखना चाहिए हम। ये 45 डिग्री है, ये जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, दोनों का वैल्यू बराबर, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100/√3 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 100/√3 मीटर। बोलोगे सर जी इतना करने का क्या जरूरी है? जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको जस्ट कुछ देर में ही पता चल जाएगा। स्वाति, ये समझ में आया मैं किस लिए बता रहा था? ये 1 कहने का मतलब रेशियो है, रेशियो। दूसरा पॉसिबल डायग्राम है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक ना। ये क्या हो गया, ऐसे कर, ठीक है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 35 बनेगा, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 35, 35 नहीं 30 डिग्री, ठीक ना। वैसे केस में फिर ध्यान पूर्वक सुनो, 30 के जो सामने में रहेगा छोटा है तो छोटा साइड 1, 30 से जो एकदम बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा साथ में तो इसको बोलते हैं √3, ठीक ना। 1√3, इन दोनों पे स्क्वायर करके आपस में ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। ये चीजें बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आती हैं, ठीक ना। बट एक बार समझ जाओ तो बस समझ जाओ। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज √3 टाइम्स द हाइट, इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 डिग्री, ठीक है।
जब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। ये सब पॉसिबल डायग्राम है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कोई चीजों को तब तक ही इग्नोर करते हैं जब तक उसका इम्पोर्टेंस अपने को पता नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही पता चल जाता है तो उस चीजों को तलाश में रहते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इफ द लेडर मतलब सीढ़ी 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, वॉल से 60 डिग्री बनाया जा रहा है, यानी ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 के सामने में रहेगा तो उसको कितना बोलेंगे? 1। 30 से जो सटा रहेगा उसको √3, और इसका वैल्यू 2। अब देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, आपका 1 का वैल्यू पूछ रहा है, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 15/2। देखा? यस सर, समझ में आया। बहुत मुश्किल है ये चीजें समझना, ठीक ना? तो ये रेशियो वाली चीजें, इनिशियली अगर जिस बच्चा को रेशियो नहीं पता रहेगा तो वो भी बना लेगा, ऐसा थोड़ी है वो नहीं बनाएगा, वो भी बना लेगा। उसको इससे बनाना पड़ेगा, कॉस थीटा से। कॉस 60, या कोई भी एक रेशियो यूज करेगा तब जाएगा। कॉस 60 कितना होता है? बेस, यानी ये वाली बेस x डिवाइडेड बाई 15। कॉस 60 होता है 1/2, x/15। ये हो जाएगा 15/2। ऐसे प्रोसेस से बनाएगा, नहीं तो इस फिगर से बनाएगा, ठीक ना? अब तो आपको कुछ यकीन हुआ, तो मैं चाहता हूं एक ही पेज में सब फिगर बना देने का। यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 के सामने में हमेशा 1 रहता है, छोटा वाला छोटा वैल्यू। 60 के सामने वाला वैल्यू √3, और ये 2। 90 के सामने वाला 2। तो ये एक फिगर हो गया। 3 ही पॉसिबल फिगर है जो इस तरह से बनता है, ठीक ना? और दूसरा, इसमें देखो, हमने अभी तक ये इस तरह का ये फिगर बनाया है, ठीक है? दूसरा एक ये वाली फिगर बनाया है, तीसरा एक ये फिगर। हम्म। एक और फिगर है ये वाली। ऐसे केस में अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। जब एंगल कितना रहेगा? 45, तो ये कितना हो जाएगा? √2, ठीक ना? जब एंगल ये वाली 30 डिग्री रहेगा तो 30 के सामने में 1। 30 से जो सटा रहेगा उसको √3, और ये कितना हो जाएगा? डबल। अब यहाँ ये 60 और ये 30, तो 30 के सामने में 1, 60 के सामने में √3, और ये 2। तो ये रहा आपका रेशियो वाली मेथड एमसीक्यू के लिए। बस बस इमोशनल हो जाएंगे अब आगे, ठीक है? जब एक ही फिगर में दो फिगर बनेगा तब कैसे करेंगे वो सीखिए। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो, देखो इस तरह से, ठीक ना?
पॉसिबल फिगर इसी सब में से कोई एक बनेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, सुनो सुनो इधर, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। 30 तो दिख नहीं रहा है, 60, 30। देखो यहाँ पे ये देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक ना। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा फिगर, वैसे वैसे उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट। उल्टा बना देंगे, नहीं नहीं ये भी सही है। ऐसा थोड़ी। इधर देखो, ये एंगल कितना है, 30। अंदर से बनाओ, 30 है, तो 30 के सामने में ये छोटी वाली साइड कितना होगा, ये वाला। तो बोलोगे सर जी 1। 60 के सामने में √3। इधर इधर सामने से देखो, नहीं फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक ना। थोड़ा देर पहले एक इस तरह का फिगर बनाए थे, शायद आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं याद दिला ही दूंगा। ऐसे कैसे नहीं याद दिला पाऊंगा। देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, 30 डिग्री के सामने में जितना रहेगा, पेन रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा पेन √3। जितना रहेगा ना उसका √3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, 30 के सामने में √3, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है 60, बड़ी वाली में, तो √3 × √3, ये टोटल का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब। पेन था तो पेन √3, एक्स रहेगा तो x √3, लेकिन पहले से क्या है, √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3। ये टोटल का टोटल वैल्यू कितना, 3। तो 3 - 1 करोगे तो ये अंदर वाली छोटी वैल्यू, कलर चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू कितना, 2। ठीक ना। 4 5 मार्क्स। अगर अंदर में 45 डिग्री बने, तो बाहर में कितना एंगल बन सकता है, 45 के अलावा बचा ही क्या है, एक एंगल। 45 से छोटा एंगल क्या है, 30। ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर चेक करने का समय आएगा ना, तो इसका उस समय यूज किया जाता है। इन्हीं सब में से कोई एक डायग्राम आपके एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस में बनेगा। ठीक है। ये एंगल कितना है, 30। अब चीजों को फिर से समझते हैं। ये 45 है, तो ये वैल्यू कितना, 1। तो ये वैल्यू कितना, 1। 30 के सामने में जितना वैल्यू रहता है, ये टोटल वापस से, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3। तो ये छोटकी वाली वैल्यू हो जाएगा √3 - 1। टोटल √3, तो ये वैल्यू 1 था, तो √3 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। अब एक और स्पेशल केस, ये 30 60 हो गया। बस एक और पॉसिबल डायग्राम रहेगा जिससे आपके एग्जाम में बनता है, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है जो आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है। ये 60 डिग्री। अंदर में है ये 60 डिग्री, बाहर वाला है 45 डिग्री। अंदर वाली फिगर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये 60 है, तो 60 है, तो ये कितना हो गया, 30। 30 के सामने में ये वाली अगर साइड 1 है, यहां से लेके यहां तक 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, √3। ये कितना हो जाएगा, √3। √3, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ भी, 45 है ना बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो √3।
तो छोटी वाली यहाँ से साइड कितना हो जाएगा, छोटी वाली साइड √3 में से 1 को माइनस करना। यही 3 पॉसिबल डायग्राम, 3 इसमें और 3 उसमें, यही 6 पॉसिबल डायग्राम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है। ठीक है, इन 6 डायग्राम से आप 2 से 3 लाइन में क्वेश्चंस कैसा भी रहे सबका आंसर निकाल सकते हो। ठीक ना, प्रोसेस वाइज भी बना देंगे। ठीक ना, लेकिन अभी नया नया सीखे हैं, हम नहीं सीखे हैं, हम तो काफी दिन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक PYQ क्वेश्चंस दिखा देते हैं बना के, उसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है वो भी बना देंगे। ठीक है। हम्म। चला गया, कुछ मैसेज किए हो क्या? कहाँ गया? क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं है। ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन आ गया फिर से। ये क्वेश्चन देखो, वंस मोर, ये यहाँ से, वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन अ लेवल ग्राउंड। ठीक ना, from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Elevation है ना, मतलब नीचे वाली एंगल के बारे में बोला जा रहा है। Find the height of the pole। ठीक है, तो गिवन देके जैसे लिखते हो वैसे तो लिख ही लोगे। गिवन हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दे रखा है जी, 60 डिग्री। ठीक ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर ये कितने दे रखा है, 25 मीटर। टू फाइंड हाइट ऑफ पोल, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो एक फिगर बना लोगे। नेक्स्ट पेज पे फिगर बना लेते हैं। ये है 60 डिग्री। ठीक है, 25 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। ठीक ना, आपको एच निकालना है। ठीक है, ए
बी सी, इस तरह से नाम लिख देना है। ठीक है? लिखाना है यूजिंग टेन थीटा इक्वल टू एच बाय टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपन ए बी। ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो थीटा कितना है 60, तो टेन 60 इक्वल टू बी सी का वैल्यू एच है और ए बी का वैल्यू 25। तो टेन 60 होता है √3, यानी एच बाई डी 25। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 25 √3, 25 √3 इक्वल टू एच। ठीक है। देखो ये 30 है ना, 30 के सामने में कितना होता है 1, और ये कितना होता है √3। 1 का वैल्यू है 25, तो √3 को 1 × 25, तो √3 × 25, तो एक लाइन में आंसर। 2025 का जो क्वेश्चन आया है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, वो क्वेश्चन सब कराते थे। ये देखो क्वेश्चन, फिगर भी बना हुआ है। ये Amrita stood near the base of the lighthouse, gazing up at its lowering height. She measured the angle of elevation of the top is found to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 मीटर, 40 मीटर ऊपर चले गए। ठीक है ना। Higher than original position, she noticed angle of elevation of the top of the lights 45। आपको बताया भी गया था, जैसे जैसे ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे वैसे वैसे एंगल कमते जाते। तो ये 60 था, ये 45 है। आपको फाइंड क्या क्या करना है, ये तो केस बेस्ड है ना, तो इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन, आपको इस तरह से अब क्वेश्चंस बनाना है। फिगर दिया रहता है, आज अभी जो जितना क्वेश्चंस आता है ना सब में फिगर पहले से बनाना। फाइंड द डिस्टेंस BD। BD का डिस्टेंस कितना होगा, BD ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इन फिगर में अगर देखोगे 1045, 1045 इक्वल टू CD। CD इक्वल टू कितना आ जाएगा BD। CD का वैल्यू कितना है H, और BD का अपने को निकालना है। 1045 का वैल्यू 1, तो H डिवाइडेड बाई BD। तो यहां से आ जाएगा BD का वैल्यू कितना आ जाएगा H। फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म ऑफ H। अब BC का डिस्टेंस निकालना है H के टर्म में। ये H है तो ये भी H, तो ये कितना होता है √3H, लेकिन अपने को एक्चुअल वे में निकालना है। ठीक ना। तो साइन 45 ले लो ना, साइन 45 इक्वल टू H डिवाइडेड बाई BC। साइन 45 होता है 1/√2, तो यहां से H डिवाइडेड बाई BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा H इंटू √2। फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। आपको C से लेके E तक का हाइट हाइट चाहिए। कैसे निकलेगा जी,
बोलोगे सर जी ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हॉरिजेंटल, ये 40 तो इधर ये वाली भी लेंथ 40। फाइंड द हाइट सी ई, सी से लेके ई तक, तो सी से लेके ई तक 40 प्लस एच। ठीक, ए से लेके ई तक का, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस बताना है, जब ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 मीटर। बन जा रहा है ना जी? बोलोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ लग ही नहीं रहा है बनाने के बाद भी। सीई, सीई इक्वल टू 40 प्लस एच। तो कोई इस तरह से हमने ऊपर का क्वेश्चन बना लिया। अब ये पूछ रहा है, इस फिगर में देखो, ए से लेके ई तक का, ए से लेके ई, ये वाली लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक ना? जब ए से लेके सी तक का वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है जी? बोलो बोलो, 100 मीटर, ठीक ना? तो एक प्यारा सा मैं फिगर आपको बना के भी बताया हूं, ठीक ना? कैसे? ये अगर 60 है, 60, ये कितना है 1, ये कितना 1, ये कितना √3, ये कितना होता है 2, 2 का वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है 100, 2 का 100, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 मीटर। लेकिन अपने को अच्छे से बनाना है ना, तो इसमें ये वाली वैल्यू और इसका वैल्यू, इन दोनों के बीच में cos 60 यूज करते हैं। cos 60 इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। ए ई का तो वैल्यू फाइंड ही करना है, ए सी का वैल्यू 100, तो cos 60 होता है 1/2 × 100 इक्वल टू ए ई, इक्वल टू कितना 50 मीटर। √3 है और लिखे √2 है, कहाँ कहाँ पे? पीछे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस के लिए कमेंट किए हो, टाइम 7:20, यानी पीछे वाले क्वेश्चन। ठीक है, रखने दो। और कुछ? हम्म, समझ में आया ये चीज? सर ये कैसे पता चलेगा कि टेन निकालना कि कॉस या साइन? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल गुड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना? देखो सर, मैं आपको चीजें बताया था, इनिशियली ही बताया था, फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ, ठीक ना? जो साइड चाहिए, ठीक ना, उसको ऊपर में लिखिए, रिक्वायर्ड साइड। जो साइड चाहिए उसको ऊपर में लिखिए, उसके बाद गिव हैंड साइड, इन दोनों को रिलेट कीजिए, ठीक ना? या तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, अगर आपको रिक्वायर्ड साइड में परपेंडिकुलर चाहिए, और हाइपोटेनस गिवन, ठीक ना? तो इन दोनों को चाहिए तो क्या लगाओगे साइन थीटा, ठीक है? इसमें साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, या टेन भी हो सकता है, इन तीनों में से ही तो एक लगाना है। तो पता कैसे चलेगा? अपने पास हमेशा तीन चीजों के बीच में रिश्ता बनता है। नहीं सर, दो चीज के लिए भी रिश्ता बनता नहीं है, मैथ्स है, ठीक ना? दो साइड और एक एंगल, ठीक है? जो साइड फाइंड करना है उसको,
फाइंड करने वाले को ऊपर लिखिए और जो गिवन है उसको नीचे। ठीक ना? स्वाति अब समझ में आया ये चीजें? जो साइड गिवन है, जो रिक्वायर्ड है, इन दोनों के बीच में जो, ठीक है, कुछ कॉमन ईरर है जो स्टूडेंट लोग करता है, कॉमन ईरर। सबसे ज्यादा मैं कॉपी चेक करने वक्त जो गलती देखा हूं, बच्चा वैल्यू ही गलत पुट कर दे रहा है भाई, वैल्यू ही गलत पुट कर दे रहा है। ठीक है, डायग्राम ही नहीं बना रहा है, बना भी रहा है तो सामने वाले की कॉपी से देख के बना रहा है, मालूम चलो थोड़ा देर बाद पेज पलट दे रहा है। ये कुछ है जो रॉन्ग कॉमन ईरर बच्चे लोग करते हैं। डायग्राम सही से नहीं बनाना, यूजिंग रॉन्ग रेशियो, कंफ्यूजिंग बिटवीन साइन एंड टेन, स्क्वायर रूट वैल्यू को ही भूल जाते हैं, जैसे रूट 2 का वैल्यू 1.414, रूट 3 का वैल्यू 1.73, वैल्यू गलत पुट कर। 1030 का वैल्यू अब मैक्सिमम बच्चा को मैं देखता हूँ जब क्वेश्चन चेक करता हूँ, रूट 3 पुट करके बैठ जाता है। 1045 का वैल्यू 1/2 पुट करके बैठ जाएगा, तो वैल्यू ही गलत पुट कर दे रहा है। अब वो सभी बोलेगा ना हमसे नहीं हो रहा है, कैसे बनना है। ठीक है? तो जो स्मार्ट तरीका है बच्चों लोग के लिए बनाने का, ठीक ना, स्मार्ट ट्रिक या मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक ना, हमेशा सबसे पहले फिगर बनाइए। ठीक ना, फॉर्मूला लिखो। ठीक ना, इफ क्वेश्चंस हैज हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन के बीच में हाइट और डिस्टेंस यानी बेस दिया हुआ है तो 10 यूज करोगे। किसी क्वेश्चन में अगर धागा है, पतंग वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, पेड़ वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हाइपोटेनस, हाइपोटेनस किस में लगता है, साइन या कॉस में। ऑलवेज ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम फर्स्ट, हमेशा डायग्राम को बनाओ। राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला को पहले लिखो, कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हो। टेन थीटा यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन में देखो क्या परपेंडिकुलर गिवन है, क्या बेस गिवन है। तीन चीज में से दो चीज हमेशा गिवन रहेगा, आपको तीसरा निकालना है। ये केमिस्ट्री थोड़ी है लाल में पीला मिला के नीला बना रहा है। रीजन पूछ लिए तो मुस्कुरा रहा है। इंग्लिश भी नहीं है। और इसके साथ साथ वैल्यू याद रखे, कौन सी वैल्यू, 10 अगर कम है ना तो इसका वैल्यू भी कम होगा। अगर 1060 है, 1060 ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, लेकिन 45 है तो 1 होगा। 45 वाले केस में कितना होगा, 1 होगा। 90% ऑफ द क्वेश्चन हमेशा 10 वाले से बन जाता है। जो 10 वाला चीज रहता है ना उससे 90% आपका क्वेश्चन बन जाता है, मतलब बन जाता है। बाकी का 2 से 3% ही साइन और कॉस लगता है। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, प्रैक्टिस इन द सेंस क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, तब आप भी बता सकते हो किसमें क्या लगेगा, किसमें क्या नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन देखो 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025, two ships are sailing in the sea on either side of the lighthouse. The angle of depression of the top was observed। ठीक है ना, क्वेश्चंस को पढ़ो खुद से, उसके बाद मेरे से बातचीत करो, तब तब तक हम कमेंट पढ़ लेते हैं।
देखो एंगल आपको 60 डिग्री है और 45 डिग्री है, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है ना। लाइट हाउस कहने का मतलब समुद्र में डायरेक्शन बताने के लिए एक पिलर करके उसमें लाइट लगा रहता है, ऐसे करके टॉर्च ऐसे ऐसे हमेशा करते हैं, जैसे गाड़ी पे वाइपर नहीं लगा रहता है। पहले का फिगर बन गया। 10 फाइंड कर लेंगे दोनों का। वाओ अमेजिंग ब्यूटीफुल। तो मैं चलिए पहले वाले क्वेश्चंस को पहले बनाता हूँ, दूसरे वाले क्वेश्चन को कब बनाता हूँ, थोड़ा देर में। तो इसको थोड़ा देर के लिए कर दें तो। मिटाना नहीं है। आइदर साइड्स ऑफ द लाइट हाउस कहने का मतलब एक लाइट हाउस बनाओगे इस तरह से। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। इस तरह से नहीं, एकदम यूं ऐसे करके बनाना। ये क्या हो गया जी, लाइट हाउस। वाओ, दिस लाइट हाउस। दो जहाज है। On either side, the angle of depression of to the ships are observed from the top of the lighthouse। यहां से देखा जा रहा है भाई साहब, ठीक ना। यहां से देखा जा रहा है पुष्पराज। एक जो जहाज इस तरफ है वो, और दूसरा जो इस तरफ है वो। जानते हो जो नजदीक रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा उसको देखने के लिए ज्यादा एंगल लगेगा, पता है ये बात। इस तरह से जहाज देखा जा रहा है, दूसरी वाली जहाज को इस तरह से देखा जा रहा है, नजर न लगे किसको, जहाज को। कहाँ से देखा जा रहा है भाई साहब, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहां से। तो अक्सर बच्चे ये वाली एंगल को 60-30 पुट करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन है ना, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, तो इससे एंगल बना दोगे तो ये वर्टिकल लाइन हो गया ना जी। ओ मेरे स्टूडेंट, एंगल जो बनेगा हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से बनेगा, ठीक ना। एंगल किससे बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन से। तो ये रहा ना हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा ये वाली, इधर से ये एंगल। लेकिन जो ऊपर आपको दिख रहा है ना आसमान में, उड़ती बादल से पूछो, एकदम नीचे ग्राउंड में भी सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर ले। ये कितना दिया हुआ है, 60। आपको कैसे पता चला, ये नजदीक भी तो पॉइंट लिया हूं। जो नजदीक वाली पॉइंट रहेगा वहां पे ज्यादा एंगल बनेगा, यानी ये कितना हो गया, 60। ये दूर वाली एंगल है, तो अपने को डिप्रेशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेगा 45, और फिर यहाँ पे लिख देगा कितना, 45। हाइट दिया हुआ, हाइट एकदम बहुत गर्दा दिया हुआ है, गर्दा इन द सेंस लाजवाब। ये देखो 101 + √3 डिवाइडेड बाई √3, एकदम इस तरह से पूरा दिया हुआ है। तो इसमें देखो, अब आपको कौन सी साइड चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द, भाई साहब भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया जी। भारी मिस्टेक हो गया कैसे, एक्चुअल में ये वाली वो डिस्टेंस दे रखा है टोटल, ये वाली डिस्टेंस दे रखा है, भारी मिस्टेक हो गया। स्कूल कल खुल ही रहा है। आपको ये वाली एच का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। बना ले, बना ले।
टोटल वैल्यू दे रखा है ना, मतलब ये वैल्यू मान लो एक्स है, तो ये वैल्यू कितना, वाई, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू इन्होंने इस तरह से सजा के दे रखा। ठीक ना। तो सबसे पहले एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए हम चाहते हैं बच्चों को एग्जाम में जैसे लिखेंगे सेम उस तरह से लिख के बताते हैं। ठीक ना। लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, एच मीटर, हमने चलो मान लिया एच मीटर। ठीक ना। डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द बेस, लेट डिस्टेंस ऑफ शिप शिप फ्रॉम बेस, जो बेस से, बेस ऑफ लाइट हाउस, जो फर्स्ट वाला है, ठीक ना, जो पहली वाली है फर्स्ट शिप, फर्स्ट शिप का जो हमने डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो दूसरी वाली शिप का ये 5 नंबर में पूछता है, सेकेंड शिप, सेकेंड शिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई, यही तो वो है जो डिस्टेंस है। ठीक ना। दोनों कैसा है, अपोजिट साइड्स में, ये भी दे रखा है, बोथ आर ऑन आइदर, मतलब क्या होता है अपोजिट साइड, बोथ आर अपोजिट साइड्स, एक ही साइड में नहीं है जी, इधर साइड लिखा है, इस तरफ और उस तरफ, इसका मतलब यही हो, इस तरफ उस तरफ। एक बात को अपने को तो क्लियर एकदम साफ साफ दिख रहा है, एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू है। ठीक ना। देयरफॉर एक्स प्लस वाई का ही जो वैल्यू है ये 101 + √3, और इस तरफ से √3, इस तरफ से ये वही वैल्यू है। ठीक ना। पहले बार फर्स्ट शिप के लिए देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड शिप के लिए देख लेंगे, क्या बोलता है पब्लिक। फिगर, ओ भाई साहब फिगर तो पहले बना दिए। ठीक है ना। पहली बार फर्स्ट शिप के लिए देख लेते हैं, ये स्टेप 2, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2, फोर फर्स्ट, फोर फर्स्ट शिप, जो पहली वाली जहाज है उसके लिए, जो पहली वाली जहाज है उसके लिए जो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे जी, 1060, 1060 इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एक्स। अब पता चला, अपने को ये और इसमें रेशियो चाहिए तो 10 ही लगाओगे ना, बिना मतलब के कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दे। 1060 का वैल्यू ज्यादा है तो √3, बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक ना, वैल्यू ही गलत पुट कर लेते हैं, ना खुद को ऐश्वर्या नहीं, खुद को 30 मार खान समझते हैं। और सेकेंड शिप, PYQ का एक क्वेश्चंस, ठीक ना, एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस के बराबर होते हैं। 1045, 1045 इक्वल टू H/Y, 1045 का वैल्यू हो जाता है 1, यानी एच डिवाइडेड बाय वाई, तो यहां से वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, एच। उड़ते नदियों से पूछो, बहती पानी से पूछो, एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू कितना दे रहा था, 101 + √3 डिवाइडेड बाई √3, एक्स का वैल्यू H/√3, H/√3। बिल्कुल नहीं घबराइए, ये आपका क्वेश्चंस बन ही गया, यू समझिए। ठीक ना। तो ये हो गया H प्लस H√3,
और यहां से आ गया √3, 100, 1 + √3 डिवाइडेड बाई √3। h कॉमन आ गया, 1 + √3। देखो, जिसको हम बुला बुरा भला बोल रहे थे वो तो बिल्कुल देव देव मानुष निकला। ये वैल्यू कैंसिल करने के लिए ही आया था। बताओ, h का वैल्यू कितना हो गया, 100 मीटर। जब इतना बन जाएगा तो एक बड़ा सा इस तरह से लिखना है, हाइट ऑफ क्या लिखोगे, टावर, 100 मीटर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काउंट आता है, ठीक ना, 5 नंबर का क्वेश्चन। और गुरु 2025 का क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए, बोलो बोलो। जा, ये तो बोलते ही शांत हो गई। एक्स्ट्रा आंसर शीट चाहिए क्या? नहीं, कह रही थी कि 8 बजे तक सही में पढ़ाइएगा क्या? हम बस 10 मिनट और पढ़ा देते। हाँ, थोड़ा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जल्दी भाई, जल्दी। अब देखो, अब कितना जल्दी पढ़ा देते हैं। 8 बजे से ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे लोग अपना कुछ कुछ रिवाइज करेगा, सबको मैसेज करके बोलेगा हाँ कल एग्जाम देने आना है। नहीं, कल मैथ की एग्जाम है ना, तो पढ़ना पड़ेगा और सब चैप्टर भी है। एक रात है बस। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ज्यादा इमोशनल हुए। नहीं, इमोशनल नहीं होना है। ये क्वेश्चन करा देते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस इधर चला गया जी। PDF नंबर 6। दो हजार चौबीस। ठीक है, ठीक ठीक। एक ये दोनों क्वेश्चन देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी ये टावर का ही दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। देखो कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, ठीक है, एक और टावर इस तरह से, अनदर टावर। ये हो गया 24 मीटर। फुट ऑफ द अनदर टावर यानी नीचे से देखा जा रहा है, तो ये वाले एंगल का इन्होंने बात कर रखा है। कितना है जी, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर
इस तरह से इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर इफ द हाइट ऑफ एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर ऑल्सो द हाइट ऑफ द वायर अटैच्ड। एक और निकालना है जी, ऊपर ऊपर जो इस तरह से अटैच करोगे वो भी निकालना है, तो वो तो बाद में निकलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहली वाली फिगर से 10 60 यूज कर लो। 10 60 यानी 24 डिवाइडेड बाई एक्स। 10 60 होता है √3, तो यानी x इक्वल टू 24/√3, यानी 8√3। ये वैल्यू कितना हो गया, 8√3। ये है 8√3। अब इस वाले फिगर में आप 10 30 यूज कर लो तो बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद यहां से यहां इसको ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा जी, ये 24 मीटर है तो ये 24। टोटल हाइट में से ये वाली हाइट अपने पास रहेगा ही, इस तरह से ये वाली एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो वो भी बना लेंगे। ये 8 रूट कितना, 8√3, तो ये वाली लेंथ है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका स्क्वायर ऐड करके निकाल लो। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर प्री बोर्ड, देखो। मेरे प्रीवियस वाले स्कूल में, ठीक ना, और सवाल पेपर 1 पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, तो ये सब चीजें गलत है। ठीक ना, कोई भी एक सैंपल पेपर से क्वेश्चन दे देना गलत है। कोई ये वो छाप के दे देना लो, तो इसमें मान लो क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ के गया होगा सेम टू सेम, तो उसका तो प्री बोर्ड सही नहीं गया ना, उसको तो देखा हुआ क्वेश्चन आ गया। देखो पासिंग नंबर लाने के लिए ना, तो एक नंबर सिस्टम चैप्टर है, जो जो हमने अभी पढ़ाया है, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, एक बीपीटी याद कर लो, बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हो, अच्छे से याद कर लो थेल्स थ्योरम, और सर्कल का थ्योरम। ट्रीगो का कोई भी क्वेश्चंस रहे आप बनाओ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सॉल्व ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट तो सारा ही करना है, अटेम्प्ट इन द सेंस गिवन और लिख करके बनाना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। बस यही दो मंत्र है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का। सर सब बच्चा पहले से सॉल्व किया तो उसका प्रैक्टिस नहीं ना हो पाया जी। अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट एकदम सिम टू सिम क्वेश्चंस बना ले रहा है, जाके प्री बोर्ड में भी लिख रहा है, तो उसका प्री बोर्ड का प्रैक्टिस तो नहीं हो पाया ना, तो बोर्ड एग्जाम में जाके तो आउट हो जाएगा। तो बोलेगा कोई कोई अच्छा क्रिकेटर पहला बॉल पे ही आउट हो जा रहा है। हेलो। जी जी, जी जी, गुड इवनिंग। हाँ कल बिल्कुल विद्यालय खुल गई है। हम्म। इसके लिए फिर सूचना दिया जाएगा, क्या पूछ लीजिएगा। सॉल्व ऑल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है ना, सबका सब सॉल्व करो, ठीक ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस,
फिगर जिस क्वेश्चन में फिगर बन रहा है तो उस क्वेश्चन में फिगर बनाओ। अगर क्वेश्चन में फिगर पहले से है तो उसको भी बनाओ। क्वेश्चन में फिगर है तो आप फिगर बनाओ, नहीं है अगर पॉसिबल फिगर लग रहा है फिर भी बनाओ, ठीक ना। सॉल्व ऑल क्वेश्चन सेक्शन वाइज। सॉल्व ऑल क्वेश्चन सेक्शन वाइज। ऐसे सॉल्व करो कि एग्जाम में जो एक कॉपी चेक करते हैं तो उनको जरा सा भी परेशानी नहीं हो, ठीक ना। उनको परेशानी मतलब आपका जरा नंबर मुझे कम करना है, जरा सा भी नहीं परेशानी होना चाहिए, ठीक ना। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन लिखते हो तो सेक्शन ए लिखो, आंसर आ रहा है सही बात, नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हो, 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिख दो, ठीक ना, एक लाइन छोड़ के। इतना तो आता ही है, मिस मैम सिखाए ही है, नहीं उनको पता चलेगा बच्चा भूल गया है तो। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, चलो मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है तो बी लिखोगे और इसके बगल में जितना भी 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी लिखा हुआ है आप लिख दोगे। अपने को रफ सॉल्यूशन नहीं, मान लो किसी का आंसर 3 का मान लो कुछ भी है, ए है, नन लिखा हुआ है तो ऐसे करके नन लिखोगे। ऑप्शन जो लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है आपका अदर स्टूडेंट से नंबर ज्यादा आएगा हमेशा। तो वैसे हम नीट एंड क्लीन बनाते हैं विदाउट ओवर राइटिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्कल चैप्टर से थ्योरम पढ़ लो, जो इधर जो एग्जाम में आया था वो वाला, रोम्बस वाला। अगर आपको लगता है मिलता जुलता क्वेश्चन बनाए हो पहले से तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में बना दो। थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस रहता ही है, बना लो। हमेशा सेक्शन वाइज ही सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सेक्शन बी में तो पेज छोड़ देंगे, नहीं तो एट लास्ट 2 घंटा में अटेम्प्ट तो सारा ही कर लेना है, तीसरा घंटा में 2 घंटा तक वो सब क्वेश्चन बनाओ जो आपको आता है। लास्ट जो 1 घंटा बचता है ना उसमें सारा क्वेश्चन बना लो भाई, सारा। बिल्कुल अभी एंड कर दे रहे हैं जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, बाय। मोटिवेशन ऑन टॉप, मोटिवेशन ऑन टॉप, and you are doing top from bottom। ठीक है, मिलते हैं कल स्कूल में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही 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 कमेंट की हो, अब भी जो कमेंट की हो ना, सर ये यही है, हाँ यही है। ठीक है, बाय।